आइए चैप्टर 2 करते हैं 10 मिनट के अंदर कि कैसे चैप्टर 2 के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं विद इन 10 मिनट। तो चैप्टर 2 का नाम है अम्ल, क्षारक और लवण। अम्ल, क्षारक और लवण। सबसे पहले अम्ल क्या होते हैं? अगर हम उनको स्वाद के आधार पर देखें तो खट्टे होते हैं, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और जल में घुलकर H आयंस उत्पन्न करते हैं। जैसे एग्जाम्पल आपको ये याद रखनी है, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, एसिटिक अम्ल CH3COOH, नाइट्रिक अम्ल HNO3। इन सब में कॉमन क्या है? H पॉजिटिव आयंस। तो ये पहचान है कि ये एसिड है या अम्ल है। अब इसमें कुछ पदार्थ दे रखे हैं, उसमें बताना कि कौन सा अम्ल है। जैसे सिरका है, ये सिरके के अंदर होता है एसिटिक अम्ल। इसी तरह दही है, दही के अंदर होता है लैक्टिक अम्ल। इमली होती है टार्टरिक अम्ल। तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन कौन से पदार्थ हैं, उसमें कौन कौन से एसिड हैं वो होते हैं। पालक है जैसे ऑक्जेलिक अम्ल। उसके बाद आता है क्षारक। जैसे अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, कसेले होते हैं और साबुन का स्पर्श होता है लाल लिटमस को नीले रंग में बदल देते हैं और इनका जो जलीय घोल होता है उसमें OH नेगेटिव आयंस उत्पन्न करते हैं। क्षार जल में घुलनशील क्षारक कहलाते हैं। एग्जाम्पल इनके सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको कास्टिक सोडा भी कहते हैं, NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH, या आपने बुझा हुआ चूना भी बोला, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक पोटाश होता है KOH। तो ये कुछ टाइप्स थे क्षारक के। उसके बाद जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड में क्लोर क्षारक अभिक्रिया कैसे होती है या सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया कैसे जाता है, इसके लिए दो कंपोनेंट हैं कि जब भी सोडियम क्लोराइड जो एक विलेन के अंदर जब करंट पास करते हैं, विद्युत अपघटन होता है और वाटर ऐड होता है इसमें, तो ये NaOH क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस में डिवाइड हो जाता है। इसलिए इस अभिक्रिया को क्लोर क्षार अभिक्रिया क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें क्लोरीन उत्पन्न होता है और क्षारक उत्पन्न होता है NaOH, इसलिए इस अभिक्रिया को क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। तो आपको दो कंपोनेंट याद रखने हैं, अभिकारक में सोडियम क्लोराइड और वाटर होगा अभिकारक में, और जो उत्पाद बनेगा उसमें तीन चीज़ें बनेंगी, कास्टिक सोडा, NaOH, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस। क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है इसलिए ये एनोड पे चली जाएगी और हाइड्रोजन गैस है वो पॉजिटिव चार्ज होता है तो कैथोड पे चली जाएगी। सूचक क्या है? नेक्स्ट आता है सूचक। सूचक वो पदार्थ होते हैं जो जब भी कभी हम अम्लीय क्षारक के रूप में विलयनों की पहचान करने में मदद करते हैं, कि जैसे कोई अम्ल है या क्षारक है, हमें टेस्ट से हम हर चीज़ को टेस्ट नहीं कर सकते, तो सूचक के माध्यम से हम उनको पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ इंडिकेटर्स हैं जो आपको ध्यान से देखेंगे। इसको थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं इसको, कि कुछ जो प्राकृतिक सूचक जो होते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स उसमें आते हैं, जैसे लिटमस जो लाइकन पौधे से मिलता है, रेड कैबिज लाल गोभी है उसका लीफ एक्सट्रैक्ट से बनाया जाता है, और हल्दी है। अगर हम स्मेल या कलर देखते हैं किसी भी एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर, तो जो लिटमस है वो नीला होता है, नीला लिटमस रेड में बदल जाता है, और जो कैबेज का एक्सट्रैक्ट होता है वो भी लाल रंग का हो जाता है। हल्दी है उसके अंदर कोई चेंज नहीं आता। उसके बाद अगर हम ये तीनों के तीनों नेचुरल इंडिकेटर्स को बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं, तो जो लिटमस एसिड में रेड हुआ था अब वो बेस के अंदर ब्लू कलर का हो जाता है। रेड कैबेज है वो ग्रीन में बदल जाएगी और टर्मरिक है वो लाल में बदल जाएगी। आप देखते होगे जैसे स्कूल ड्रेस पे आपकी सब्जी गिर जाती है खाना खाते हुए, तो हल्दी होती है उसमें सब्जी के अंदर, और आप उस पर सोप लगा लोगे तो रेडिश कलर है वो आपको दिखाई देता है। तो वो इंडिकेटर बताता है कि सोप के अंदर क्षारक है, बेस है। तो इस तरीके से हम ये कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स थे जिसके माध्यम से हम पता लगा सकते हैं कि एसिडिक और बेसिक मीडियम में उसमें कलर में क्या चेंज आता है। उसके बाद आते हैं कुछ सिंथेटिक इंडिकेटर जो लेबोरेटरी में यूज़ करते हैं हम सिंथेटिक इंडिकेटर्स। उसके अंदर दो हैं, एक फिनोफ्थलीन है, एक मिथाइल ऑरेंज है। एसिडिक मीडियम में ये कलरलेस रहता है और मिथाइल ऑरेंज जो होता है वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। और क्षारक में जो क्षारक है, क्षारक के अंदर जो फिनोल्फथलीन डालेंगे क्षारक में तो पिंक कलर हो जाएगा, मिथाइल ऑरेंज डालेंगे तो येलो रंग का हो जाएगा। ये आपको कलर बहुत ज़रूरी है, ये कई बार आ जाता है MCQs के अंदर कि किसी भी एसिड या बेस में हम ये डालेंगे तो उसका रंग बताइए क्या होगा। उसके बाद आता है नेक्स्ट ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के अंदर ओल्फैक्टरी का मतलब होता है गंधीय सूचक, इनको बोलते हैं गंधीय सूचक। जैसे अनियन है, प्याज है, वनीला एसेंस, आप आइसक्रीम में वनीला खाते हो, या लौंग है, उसकी जो स्मेल है, अगर एसिड में अनियन रखते हैं तो उसकी कुछ करेक्टरिस्टिक स्मेल आती है। वनीला एसेंस में स्मेल रिटेन हो जाती है, रुक जाती है, क्लो के अंदर रिटेन हो जाएगी। उसके बाद बेस में अगर हम अनियन डालते हैं तो नो स्मेल
वनीला एसेंस की भी। क्लो में स्मेल लूज़ कर जाता है ये, तो ये पहचान है। उसके बाद आता है पीएच स्केल। पीएच स्केल जो होता है वो 0 to 14 के रेंज में होता है। जैसा आपका ज्योमेट्री में एक स्केल होता है, ऐसे ही पीएच स्केल होता है, जो कि एसिडिक और बेस को बताने के लिए तो आपने देखा कि प्राकृतिक सूचक भी हैं, संश्लेषित सूचक भी हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि कौन सा प्रबल है कौन सा दुर्बल है। तो जो पीएच स्केल है उसके माध्यम से हम बता सकते हैं कि कोई भी चीज़ दुर्बल है, अम्लीय है या ज़्यादा अम्लीय है या कम अम्लीय है, या क्षारीय ज़्यादा या कम है, उसके आधार पे। तो 7 होता है वो न्यूट्रल होता है। उदासीन पदार्थ जो होते हैं उनकी पीएच वैल्यू 7 होती है। जो अम्लीय पदार्थ होते हैं वो अम्लीयता बढ़ती जाती है 7 से नीचे जाएंगे तो पीएच का पदार्थ 7 से कम होता है। क्षारीय जो होती है उसकी पीएच वैल्यू 7 से ऊपर होती है, अधिक होती है, तो इसको हम क्षारक कैटेगरी में डालते हैं। अब आता है पीएच का हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है। पीएच हमारे लिए कहाँ कहाँ इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले हमारे पाचन तंत्र के अंदर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि डेली लाइफ में पीएच का क्या यूज़ है। तो जो हमारे पाचन तंत्र में जो पीएच होता है, पेट के अंदर जो अम्ल होता है, आपको पता है कि वो अम्ल का नाम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और ये जब अपच का कारण बनता है, कभी कभी क्या होता है कि डाइजेस्ट नहीं होती कोई चीज़, तो हम क्या करते हैं, एसिडिटी होने लग जाती है पेट के अंदर, तो हम बेकिंग सोडा ले लेते हैं, या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका फार्मूला होता है MgOH लेते हैं, जिसको हम एंटा एसिड्स कहते हैं। ये आपको नाम याद रखना है कि कोई भी एक एंटा एसिड का नाम बताइए, तो आप बेकिंग सोडा लिख सकते हो, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लिख सकते हो, और वो अम्ल को क्या कर सकता है, बेअसर कर देता है और हमारी एसिडिटी ठीक हो जाती है। उसके बाद आता है दांत क्षय। दांतों के अंदर जो पीलापन होता है वो किस कारण से होता है, दांत क्षय क्यों होने शुरू हो जाते हैं, जब मुंह का पीएच 5.5 से नीचे गिर जाता है। जैसे मैंने भी बताया कि जो पीएच स्केल होता है वो 0 to 14 होता है, और 7 से कम पीएच वैल्यू होती है, वो अम्लीय माध्यम बताता है कि अम्ल है। तो इसमें जो पीएच 5.5 से नीचे गिर जाता है, तो दांतों की जो सड़न को रोकने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है कि हमें सुबह शाम टूथपेस्ट का उपयोग करके टूथब्रश करनी चाहिए, ताकि मुंह के अंदर अम्ल है वो बेअसर हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट आता है जानवरों और पौधों द्वारा आत्मरक्षा। जैसे कभी कभार क्या होता है कि मधुमक्खी या व्यक्ति के शरीर में कभी चींटी काट जाती है, तो उसके जो डंक होता है उसमें अम्लीय तरल को इंजेक्ट कर देते हो हमारी बॉडी में, और इससे क्या होता है, बेकिंग सोडा अगर हम लगाएंगे तो एक अच्छा उपाय है कि वो क्षारक होने के कारण वो अम्ल को क्या कर देगा, बेअसर कर देता है। लेकिन बहुत सारे मिथ हैं कि जैसे मधुमक्खी या कोई कीड़ा काट जाता है या चींटी काट जाती है तो हम लोहा लगाते हैं या अचार लगाते हैं, वो नहीं लगाना चाहिए, उससे और ज़्यादा स्वेलिंग होगी और दर्द होगा। तो हमें पता होना चाहिए कि मधुमक्खी के डंक में मिथेनोइक एसिड होता है, और वो एसिड को हमें बेअसर करना है तो उसके ऊपर हमें क्षारक लगाना पड़ेगा। तो हम जानवर पौधों द्वारा आत्मरक्षा में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आता है कि मिट्टी के अंदर, मिट्टी में पीएच, जैसे किसान लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि उनकी फसल नहीं हो रही तो मिट्टी को भी टेस्ट कराते हैं कि वो अम्लीय है या क्षारकीय है। अगर वो अम्लीय ज़्यादा होगी तो उसमें चूना डाला जाता है। चूने का फार्मूला है कैल्शियम ऑक्साइड। यदि मिट्टी बहुत ही क्षारीय है तो उसमें कार्बनिक पदार्थों को डालकर क्षारीयता को कम किया जा सकता है। कार्बनिक पदार्थ होते हैं एसिडिक, जो क्षारीयता को कम कर देंगे, और इस तरह से मिट्टी के उपजाऊपन को हम रख सकते हैं। उसके बाद आता है उदासीनीकरण अभिक्रिया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उदासीनीकरण अभिक्रिया में जब भी कोई लवण आयनिक यौगिक होते हैं तो अम्ल और क्षारक मिलकर आपस में एक क्रिया करते हैं जो कि एक लवण बनाते हैं और पानी बनाते हैं। यहाँ पर जो NaOH है वो क्षारक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो एक एसिड है, अम्ल है, और ये सॉल्ट बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड और वाटर। इसी तरीके से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH या HCl आपस में मिलते हैं तो पोटेशियम क्लोराइड और वाटर मिल जाएगा। तो दो ये इस तरह की आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया है। अब बहुत बार पेपर में आता है कि बेकिंग सोडा, आपके इसके अंदर चैप्टर के अंदर कुछ सॉल्ट्स हैं जिनमें से एक है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का सूत्र क्या है ये पूछ लेते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सीधा लिखो, या सोडियम बाइकार्बोनेट भी लिख सकते हैं। इसका चूना पत्थर गर्म होता है तो क्या होता है। नेक्स्ट आता है चूना पत्थर। चूना पत्थर का फार्मूला क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। इसको जब गर्म करेंगे तो ये बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा। दूसरा जो कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड और अमोनिया जब तीनों मिल जाते हैं तो उससे बेकिंग सोडा बनता है NaHCO3। और इस तरीके से ये वाली रिएक्शन आपको ध्यान रखनी है। इसमें 4 चीज़ें रिक्वायरमेंट हैं। सोडियम क्लोराइड, ये अमोनिया होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ये वाटर है। जब ये चारों आपस में मिल जाते हैं तो इससे बेकिंग सोडा बनता है NaH, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड।
तो बेकिंग पाउडर, फिर आता है कि इसका बेकिंग पाउडर और सोडे में क्या अंतर है। बेकिंग सोडा आपने देखा कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, लेकिन जब बेकिंग सोडा और एक कोई हल्का सा खाद्य अम्ल मिल जाए, जैसे टार्टरिक अम्ल होता है इमली में के अंदर होता है, तो इनका मिश्रण को हम बेकिंग पाउडर बोलते हैं। दोनों का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, इसमें उपयोग होता है कपड़ा उद्योग में, कागज़ में, निसंक्रामक इसमें इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद आता है वॉशिंग सोडा, सेकंड सॉल्ट। वॉशिंग सोडा मतलब जैसे नाम ही है इसका, वॉशिंग मशीन से आप इसको याद रख सकते हो कि धोने वाला सोडा है ये। तो इसका जो रासायनिक नाम है वो है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट नाम है इसका, सूत्र है Na2CO3 10H2 ये हाइड्रेटेड है, पानी के अणु है। उसके बाद ये बनता कैसे है, जो आपने ऊपर बेकिंग सोडा देखा, जब बेकिंग सोडा को हीट करते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, पानी निकलता है और साथ में सोडियम कार्बोनेट भी निकलता है, जो कि वॉशिंग सोडा में यूज़ किया जाता है। और जब इस सोडियम कार्बोनेट में ये एनहाइड्रस बनता है, यहाँ पर एनहाइड्रस का मतलब यहाँ पे पानी के कण नहीं है इसमें, और जब इसमें पानी ऐड कर दिया जाता है तो ये धोने का सोडा बन जाता है, जो कि कांच में, साबुन, कागज़ उद्योग में या जल का नर्म होने में, उसको कठोर से उसको मीठे पानी में कन्वर्ट करने में, या घरेलू क्लीनर के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सेकंड है। तीसरा आता है ब्लीचिंग पाउडर, बहुत बार पूछा जाता है, इसका दूसरा नाम है विरंजक चूर्ण। ब्लीचिंग पाउडर को विरंजक चूर्ण कहते हैं, और इसका जो नाम है वो है ये, इसका फार्मूला है CaOCl2। इसको एक एक करके पढ़ना, कैल्शियम, O से ऑक्सी और C से क्लोराइड, तो इसका नाम बन जाएगा कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। और ये बनता कैसे है, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमने लिया उसमें जब क्लोरीन गैस पास करते हैं तो कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड बन जाता है और साथ में वाटर रिलीज होता है। जल के साथ जो ब्लीचिंग पाउडर है वो क्लोरीन छोड़ता है, जो विरंजन क्रिया के लिए जिम्मेदार होता है। तो ये विरंजक पाउडर था। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है आपका सॉल्ट में, इसमें चैप्टर के अंदर आता है POP। आपने बहुत बार सुना होगा कि घरों में डेकोरेशन के लिए या मूर्तियाँ बनाने के लिए, या डॉक्टर कभी हड्डी टूट जाती है पैर हाथ की तो उस पर प्लास्टर चढ़ाते हैं, तो उसको प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं, उसको शॉर्ट में POP। इसका जो नाम है वो है कैल्शियम सल्फेट, CaSO4 और हैमी हाइड्रेट है, अर्ध इसमें पानी के कण है, तो इसको बोलेंगे कैल्शियम सल्फेट हैमी हाइड्रेट, ये इसका नाम हो जाएगा। तो जब कैल्शियम सल्फेट ये 2H2O को हीट किया जाता है तो ये बन जाता है, ये जो कैल्शियम सल्फेट 2H2 इसको बोलते हैं जिप्सम। जिप्सम को जब हीट करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, उसमें से 1.5 मॉलिक्यूल्स पानी के बाहर निकल जाते हैं। इसलिए हमेशा डॉक्टर कहते हैं कि POP को कभी भी पानी में नहीं भीगने देना चाहिए, क्योंकि वो हार्ड ऑब्जेक्ट हो जाती है, और वो हार्ड, जब ये POP है, जब पानी इसमें मिक्स हो जाएगा 1.5, ये रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाती है, तो ये कैल्शियम जिप्सम बना देगा, कैल्शियम सल्फेट 2H2O बना देगा, जिसको हम कहते हैं जिप्सम। तो हार्ड ऑब्जेक्ट है जो डिफ़िकल्ट हो जाता है, वो हड्डियों को तोड़ भी सकता है अगर वो उसको पानी में भीगने देंगे तो। उसके बाद आता है क्रिस्टलन जल क्या होते हैं। किसी भी यौगिक का जो इकाई सूत्र है, जैसे कॉपर सल्फेट है, उसके अंदर कितने जल के अणुओं की संख्या है वो उसकी क्रिस्टलन जल कहलाता है। जैसे इसमें था, अगर हम इसमें बात करें जिप्सम के अंदर, तो इसमें क्रिस्टलन जल कितने हैं, 2 हैं, और प्लास्टर ऑफ पेरिस में आधे हैं, तो हेमी हाइड्रेट बोलते हैं उसको। उसके बाद आता है कि कुछ आयनिक यौगिकों का निर्माण कैसे किया जाता है, वो आप पहले आप पढ़ चुके हैं इसके अंदर। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं इसके अंदर। क्रिस्टलन जल इसमें भी देख सकते हो आप, जो फेरस सल्फेट है, फेरस सल्फेट के अंदर 7 क्रिस्टलन जल है। सोडियम कार्बोनेट जो वॉशिंग सोडा था उसके अंदर 10H2O है। तो ये एक क्विक रिवीजन था आपका कि इसमें कैसे हम विदिन 10 to 15 मिनट्स में हम इसको चैप्टर को पूरा कैसे कर सकते हैं। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप अपनी कॉपी में करेंगे कि क्षारीय माध्यम में मिथाइल ऑरेंज का रंग है वो कैसे होता है, जो हमने ऊपर पढ़ा। बेकिंग पाउडर के 2 घटक कौन से हैं, एक बेकिंग सोडा है और एक क्या है, टार्टरिक एसिड है। POP का रासायनिक सूत्र क्या है, कैल्शियम सल्फेट ½ H2O। और क्रिस्टलन जल का परिभाषा कीजिए, मतलब किसी भी यौगिक के अंदर अणुओं की जो संख्या होती है, पानी के अणुओं की जो संख्या होती है उसको क्रिस्टलन जल कहते हैं। उसके 2 यौगिक और रासायनिक सूत्र दें, एक ये दे सकते हो, एक जिप्सम भी देख सकते हो आप साथ साथ। तो इस तरीके से हम इसको रिवाइज कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस आप इसमें से बना सकते हैं, एंड आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा।